आपको समय देगा। तो अगर लाइव वीडियो देखना है आप सुनाओ। वैसे तो साथ साथ बना ही रहे होंगे, अगर नहीं भी तो काट देना। ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अब हम सोलर सिस्टम के वन लाइन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप इमेजिन तो करोगे एटलीस्ट, जब वो पूछेगा कि ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं, कौन से प्लैनेट के आसपास में रिंग है, अभी बताऊंगा सब कौन से प्लैनेट के आसपास में रिंग है, ये सारी बातें जब कहेगा तो आप इमेजिन करोगे अच्छा ये वाला प्लैनेट वहां है, यहाँ पर ये कौन सी लोकेशन है, तो इसी लोकेशन आप इमेजिन कर पाओगे। जल्दी से बनाओ। चले बन गया होगा आपका ये। चलिए भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अपने क्वेश्चन की तरफ में। सबसे पहले तो बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आपको अभी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो यहाँ से बस देखते चलना। बिगेस्ट प्लैनेट पहले नंबर पे मैंने किसको बताया था, पहले नंबर पर भाई साहब आपको जुपिटर बताया था, बृहस्पति को बताया था, तो बिगेस्ट प्लैनेट पूछेगा जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट से पूछिए, तो बिगेस्ट सैटेलाइट भी गैनीमेड हो जाती है, तो जुपिटर की है सैटेलाइट, जैसे हमारे चंद्रमा मामा वैसे इनके मामा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने मार्स के दो चंद्रमा मामा है, फोगोस और डियोमोस, तो बिगेस्ट सैटेलाइट किसकी हो जाती है, जुपिटर की हो जाती है। ब्लू प्लैनेट के नाम से किसको कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह भाई अर्थ को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट किसको कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, अर्थ को, और ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है यूरेनस को। ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है और ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहा जाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट किसको कहा जाता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, अच्छा हमने यहाँ हॉटेस्ट लिख दिया, हमने यहाँ पर जो है टेस्टिमोनी का इवनिंग स्टार लिख दिया, इसी को ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी, यही ब्राइटेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखो भाई, ब्राइटेस्ट प्लैनेट हो गया। अगला देखो भाई, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया, वीनस हो गया, तो वीनस हो गया सबसे चमकीला ग्रह। अब नेक्स्ट देखो भाई, आ जाओ अगला, ब्राइटेस्ट स्टार, स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अच्छा स्टार किसे कहा जाता है, जैसे हमारा सूरज है, जैसे हमारा सूरज है वैसे बहुत सारे सूरज भी हैं, तो हमारे गैलेक्सी में मिल्की वे उसमें भी बहुत सारे सूरज है, बहुत सारे गैलेक्सी। क्लास से पूछा ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाहर ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, वो सीरियस हो जाता है, इसको डॉग स्टार कहते हैं। ठीक है, सीरियस हो जाता है, सीरियस हो जाता है, इसको डॉग स्टार कहते हैं। क्लोजेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के क्लोजेस्ट स्टार कौन सा होता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ब्राइटेस्ट का क्लोजेस्ट दोनों में समझना, सब सोलर सिस्टम के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सीरियस हो जाता है, सबसे चमकीला तारा कौन सा, सीरियस हो जाता है, और सोलर सिस्टम के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाता है, इसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा भाई, अब देखो जो सूरज है वो गर्मी दे रहा है, तो गर्मी यहाँ दे रहा है, लेकिन इसको सर्च नहीं कर पाया था, इसने सर्च किया तो सबसे कम ग्रह होता है, लेकिन सूरज गर्मी देते 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 सबसे कम गर्मी इसके पास पहुंचेगी नेपच्यून की। तो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, कोल्डेस्ट प्लैनेट की जब हम बात करेंगे तो कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, जो सबसे दूर होगा, सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है, इसका मतलब कोल्डेस्ट प्लैनेट आपका नेपच्यून हो जाएगा। कोल्डेस्ट प्लैनेट आपका नेपच्यून हो गया, ये आपने यहाँ पर देखिए। इसके बाद बात करेंगे हम इवनिंग स्टार, इसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इवनिंग स्टार की। तो इवनिंग स्टार कौन सा देखने को मिलेगा, ये आपका वीनस देखने को मिल जाएगा, तो वीनस क्या हो जाएगा, वीनस आपका इवनिंग स्टार हो जाएगा। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर तारा कौन सा है, फारदेस्ट प्लैनेट सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सन से सबसे दूर, सूरज होगा सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। तो सन से सबसे दूर जो प्लैनेट कौन सा है, सूरज से सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाता है, तो सूरज से सबसे दूर का ग्रह आपका नेपच्यून हो जाता है, सूरज से सबसे दूर का ग्रह आपका नेपच्यून हो जाता है। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं, शनि के हैं। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके होते हैं, शनि के होते हैं। अच्छा किसने दिखते हैं भाई, इसमें दिक्कत है, ये शनि नहीं होता, हमेशा यहाँ पर कभी जुपिटर है, जैसे आज का जुपिटर चला है। ठीक है, आज का जुपिटर फिर से आ चुका है, तो कभी शनि आ जाता है, कभी जुपिटर आ जाता है। ये क्योंकि स्टैटिक वीडियो है, तो आपको उस समय जब एग्जाम देने जा रहे हो उस समय किसके हैं, फिलहाल जैसे जुपिटर चल रहा है, तो जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हो उस समय किसके चल रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल शनि को सरासर जुपिटर आ रहा है, और आप एग्जाम जिस समय दे रहे हो आपको देखना पड़ेगा तो समय किससे ज्यादा चल रहा है। तो सैटर्न और जुपिटर यही दोनों होते हैं सबसे ज्यादा सैटेलाइट मामले में। ठीक है, चलिए यहाँ पर इन दोनों में जिस समय आप एग्जाम दे जाएंगे वो फिलहाल की जो अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जुपिटर लेना। अगला देखो, फॉरेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम। अच्छा फॉरेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम, सौर मंडल में वन क्रांति किसको जाना जाता है, मरकरी को। बुध को सबसे पहला हॉटेस्ट प्लैनेट हमने बात करी थी, दूसरा हॉटेस्ट प्लैनेट दूसरे नंबर पर जो होता है वीनस को जाना जाता है, जो शुक्र है उसी को हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। डेंसेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाला कौन सा है, हमारी पृथ्वी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हाई है, वो हमारी पृथ्वी की हाई है। हाई डेंसेस्ट प्लैनेट की बात करें, सबसे घना ग्रह या सबसे ज्यादा घनत्व वाले ग्रह तो आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, रोटेशन मतलब है अपनी जगह पर घूमना, इसको रोटेशन बोलते हैं, और सूरज के चारों तरफ घूमना इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे तेज रोटेशन किसका है, जुपिटर का, वो सबसे बड़ा है लेकिन अपनी जगह पर सबसे तेज घूमता है। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, हमने देख लिया। इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ ये वीनस हो जाता है, पृथ्वी के सबसे पास में वीनस हो जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है वीनस में मार्स में, तो वीनस सबसे क्लोजेस्ट हो जाता है। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सन के सबसे नियरेस्ट कौन हो जाएगा, अब देखो पृथ्वी के नियरेस्ट वीनस हो गया, लेकिन सन के नियरेस्ट कौन हो जाएगा, सन के सबसे नियरेस्ट बुध हो जाएगा। मैं आपको ऐसे करके आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट बताओ जरा, रेड प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है, रेड प्लैनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है। ये जो मार्स है, ये जो मंगल है, इस मंगल को रेड प्लैनेट के नाम से या फिर लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो रेड प्लैनेट के नाम से या फिर लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम, भाई साहब स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन किसको होगा, किसका होगा, जो सबसे दूर होगा। क्योंकि इसका चक्कर देखो, इसका चक्कर तो यहीं पर ये करेगा, ये यहाँ से करेगा, ये यहाँ से करेगा, ये यहाँ से करके चक्कर, इसका चक्कर कितना बड़ा हो जाएगा, इसका नेपच्यून का। तो सबसे देर में सूरज का चक्कर कौन लगा पाएगा, इसका सबसे बड़ा मार्ग होगा, और सबसे बड़ा मार्ग किसका हो जाएगा, नेपच्यून का। आंसर होगा आपका नेपच्यून। रेड प्लैनेट हो गया, पूछा गया था स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन, सूरज की सबसे धीमी परिक्रमा कौन कर पा रहा है, नेपच्यून कर पाता है, मार्ग कितना बड़ा है। स्लोएस्ट रोटेशन अपनी जगह पर धीरे धीरे इसका एक दिन और एक साल लगभग बराबर हो जाता है, ये वीनस हो जाता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी हो जाता है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डियोमो हो जाता है, अभी भी करवाया ना, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है तो साइज के आधार पर 8 नंबर पर बुध सबसे छोटा ही हो गया। फोगोस और डियोमोस, डियोमोस में कहा था स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, तो जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के दो चंद्रमा में से जो डियोमोस है वो सबसे छोटे चंद्रमा है, पूरे सोलर सिस्टम में अभी तक जो पाए गए हैं उनमें सबसे छोटे चंद्रमा कौन से हैं, सबसे छोटे चंद्रमा पर डियोमोस हो जाते हैं फिलहाल के लिए। अर्थ की ट्विन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, अर्थ से ट्विन, इसका मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस को यानी कि शुक्र को कहा जाता है। ओनली सैटेलाइट विद एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, वो कौन सा सैटेलाइट है जिसका पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर है, वो टाइटन हो जाता है। ठीक है, टाइटन हो जाता है। अच्छा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन लिखा, चलो बताओ जरा, होमवर्क क्वेश्चन ये है कि ये जो टाइटन सैटेलाइट है ये कौन से प्लैनेट का है। भाई जितने भी होमवर्क क्वेश्चन पूछे हम सभी का आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ध्यान से होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी की बात करते हैं ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ का हमारी वायुमंडल है, चारों तरफ वायुमंडल है, तो पृथ्वी का भी वायुमंडल है। वैसे ही आपसे पूछा वो कौन सा सैटेलाइट, वो कौन सा चंद्रमा हो गया जिसका वायुमंडल है, तो चंद्रमा हो जाएगा आपका टाइटन। टाइटन का भी आपको वायुमंडल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगला वाला, सोलर सिस्टम हो गया। आपको सोलर सिस्टम समझ आ गया होगा, लेकिन आप सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी ऑनलाइन फैक्ट्स बोल रहे थे वो सारे के सारे फैक्ट्स हमने समझ लिए हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम चलेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पर आ चुका है सिंबॉलिक नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ कंट्रीज, किस देश को या फिर किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, सफेद हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। वैसे जैसे पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, ये सब आपसे पूछ लेता है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं और आपसे सुनाते हैं। फेमस सिंबॉलिक नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ द कंट्रीज, जैसे एक होता है सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है थाईलैंड को, तो थाईलैंड हो जाता है साउथ एशिया में हो जाता है थाईलैंड, इसकी कैपिटल बैंकॉक आपको देखने को मिलेगी, इंडिया से ईस्ट की तरफ देखने को मिलेगा, तो थाईलैंड आप सब जो है इसे आपका सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स किसको जाना जाता है, तो भाई साहब लैंड ऑफ फाइव रिवर्स से पंजाब को जाना जाता है पंजाब, आप दो आपका होता है, दो नदियों के बीच का जो जगह होती है उसको दुआब कहते हैं, पांच नदियों के बीच की जगह होती है उसको पंजाब कहते हैं, तो लैंड ऑफ फाइव रिवर्स क्या कहलाएगी, पंजाब कहलाएगी। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स है ना, थाउजेंड हजार हाथियों की भूमि क्या कहलाती है, लाओस, हजार हाथियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है, लाओस को जाना जाता है। लैंड ऑफ फाइव एलिफेंट्स थाईलैंड को, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब को, लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स के नाम से लाओस को जाना जाता है, ये हो जाएगा लाओस। अब देखो भाई पर्ल ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का पर्ल किसे कहा जाता है, ईस्ट का मोती किसे कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ द ईस्ट की बात करें, ईस्ट के मोती की बात करें तो फिलीपींस को कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ द ईस्ट कहे अगर आपसे तो ये आपका फिलीपींस को कहा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है द कंट्री ऑफ लेक्स, लेक्स क्या होता है झील, झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को, ठीक है ना, ये फिनलैंड को कहा जाता है। ये मैं समझ सकता हूं आपके लिए जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ रही होंगी, लेकिन इसको याद करने से बेहतर है कि आप बार-बार पढ़ें, याद करने से बेहतर क्या है इसको आप बार-बार पढ़ें, यदि आप इसको बार-बार पढ़ते हैं तो ये वाकई में आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, लैंड ऑफ द कंट्री ऑफ लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन ट्रीज, लैंड ऑफ गोल्डन ट्री का मतलब हो जाता है स्वर्ण ऊन की भूमि, स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, वैसे स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर देखने को मिलता है, हम यहाँ दुनिया बना ये वाला जो है ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जिसकी कैपिटल कैनबेरा देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक कॉन्टिनेंट भी है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस नाम से कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा कौन सा देश जिसके नाम कॉन्टिनेंट भी है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ये हो जाता है कैनबेरा इसकी कैपिटल हो जाती है, क्या हो जाती है इसकी कैपिटल, कैनबेरा इसकी कैपिटल हो जाती है मेरे भाई। नेक्स्ट देखो अगला लैंड ऑफ मिडनाइट सन और राइजिंग सन, दोनों में फर्क है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन यदि हम यहाँ पर दुनिया बनाए तो जापान यहाँ देखने को मिलेगा, जापान होक्काइडो होन्शु शिकोकू क्यूशु इसके चार आइलैंड हो जाते हैं, कौन से होक्काइडो होन्शु शिकोकू क्यूशु इसके चार आइलैंड हो जाते हैं, जापान हो गया। यहाँ देखने को मिलेगा आपको नॉर्वे, कौन सा नॉर्वे। अब मिडनाइट और राइजिंग क्योंकि पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है तो सबसे पहले सूर्य जापान की साइड निकलेगा, जापान का सूरज निकलेगा, राइजिंग सन लैंड ऑफ राइजिंग सन तो कौन सा हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जिसकी कैपिटल आपको टोक्यो देखने को मिलेगी, जिसकी कैपिटल आपको टोक्यो देखने को मिलेगी। तो जब आपसे पूछेगा लैंड ऑफ राइजिंग सन तो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किसको जाना जाएगा, जापान को जाना जाएगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा लैंड ऑफ मिडनाइट सन तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किसको जाना जाएगा, जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से आप नॉर्वे को जानेंगे, तो नॉर्वे हो जाएगा लैंड ऑफ मिडनाइट सन एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन हो जाएगा आपका जापान। इन दोनों बातों को आप समझ लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले वाले की, अगले वाला क्या होगा, एक बार फिर से देखो पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से ये तो सुनते रहते हैं ना, ये बार-बार सुनते भी हैं वो भी चीजें हमारे कंठस्थ हो जाती हैं, आपका कहते हैं चिंतन मन में ले जाती हैं। तो पर्ल ऑफ द ईस्ट फिलीपींस हो जाता है, कंट्री ऑफ द लेक्स कंट्री ऑफ लेक्स फिनलैंड को कहते हैं, गोल्डन लेक की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं और लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। ये जापान हो गया, ये आपका नॉर्वे हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। समझ गए आप बात को, चलिए हम आगे को, अगर आप समझ गए हैं बात को तो चलते हैं हम आगे को। चलिए आइए और बातें समझने की कोशिश करते हैं, और बातें कौन सी हो जाएंगी। इटर्नल सिटी, शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है, यदि हम इटर्नल सिटी की बात करें, शाश्वत नगर की बात करें तो जो रोम हो जाता है, रोम कहां पर देखने को मिलेगा आपको, इटली में, इटली में। तो जो इटली हो जाता है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ही तो आपको जो है इटली देखने को मिलेगी। इटली की कैपिटल रोम है ना, इटली की कैपिटल रोम है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के हेडक्वार्टर यहां देखने को मिलेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ जो है उस एफएओ के हेडक्वार्टर यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें तो ये जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा डेजर्ट है, इस सहारा डेजर्ट से यहां से रेत उठा करके मेडिटेरेनियन से पानी उठा करके ये जो हवाएं हैं इटली में पहुंचती है, वहां जाकर के बारिश होती है, ऐसा लगता है सहारा डेजर्ट का लाभ देते हैं, तो ब्लड रेन होती है, तो ब्लड रेन भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसा यदि हम यहां पर दुनिया बनाए तो ये जो कॉन्टिनेंट है इसका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इसका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आ गए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से क्या किया जाता था, यहाँ से मजदूर वगैरह खरीद कर ले जाते थे, अमेरिका वगैरह वालों से खेती वगैरह कराई जाती थी। तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसका उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसी वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स, गगनचुंबी इमारतों का शहर, गगनचुंबी इमारतों, ऊंची ऊंची इमारतें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो गगनचुंबी इमारतों का शहर जाना जाता है यूएसए का जो न्यूयॉर्क है, जो यूएसए हो जाता है उस यूएसए का जो न्यूयॉर्क हो जाता है, इस न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों के शहर के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, रोम इटली को। तो सिटी ऑफ सेवन हिल्स का मतलब बताता है सात पहाड़ियों का शहर, तो सात पहाड़ियों का शहर रोम इटली को कहा जाता है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स का मतलब है सात पहाड़ियों का शहर और सात पहाड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है रोम इटली को। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइस, सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइस, सपनों का शहर, सपनों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को। सपनों का शहर किसको जाना जाता है, सपनों के शहर के नाम से ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, गोल्डन गेट का शहर सैन फ्रांसिस्को यूएसए, जहां पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। लाला हरदयाल सिंह 1913 में लाला हरदयाल सिंह के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इसको किस नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देखो फटाफट से, इटर्नल सिटी, शाश्वत शहर के नाम से रोम इटली को जाना जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स के नाम से रोम इटली को जाना जाता है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइस के नाम से ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को जाना जाता है और सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से सैन फ्रांसिस्को यूएसए को जाना जाता है। इसको सैन फ्रांसिस्को यूएसए को लिखा जाता है। बार-बार बोलने से ये चीजें याद होती हैं, बार-बार जब आप इनको बोलते हैं तो बार-बार बोलने से ये चीजें याद होती हैं, तो मेरे साथ-साथ बोलो और इसको सुनो भी, ठीक है ना। ये मैंने कहा ना, ये जो स्टैटिक जीके है इसको याद रखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा करते रहोगे उतनी ज्यादा ये जो है याद हो जाएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी ज्यादा याद हो जाएगी। इसको सुनते रहो, बार-बार देखते रहो, बार-बार खुद भी पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। चलिए आगे अगले की तरफ चलते हैं। तो जो है गोल्डन गेट हो गया सैन फ्रांसिस्को। अगला हो जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है भाई, यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है बेल्जियम को, ठीक है ना। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है बेल्जियम को। नेक्स्ट चाइना शोर, चाइना का शोर किसे कहा जाता है, यदि चाइना शोर की बात करें, चाइना के शोर की बात करें तो चाइना का शोर कहा जाता है वांग भूको। किसको कहा जाता है भाई, वांग भूको। शाश्वत नगर, ये तो शायद अभी दोबारा से अभी लिखा था, ये तो अभी लिखा था, शाश्वत नगर रोम हो जाता है, दोबारा आ जाता है। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है लहासा, जो तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत के अंदर है, चाइना के अंदर है, तो जो फॉरबिडन सिटी है उसके नाम से लहासा को जाना जाता है, ठीक है। लहासा इज नोन एज फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है, तो गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है बाब अल मंडेब को। गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है बाब अल मंडेब को। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है एबरडीन स्कॉटलैंड को। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है एबरडीन स्कॉटलैंड को। एंड ग्रेट हेरिंग पॉन्ड, ग्रेट हेरिंग तालाब कहा जाता है अटलांटिक ओशन को। ग्रेट हेरिंग जो है हेरिंग पॉन्ड, ग्रेट हेरिंग तालाब कहा जाता है अटलांटिक ओशन को। अटलांटिक ओशन तो हमने शुरुआत में दिखाई था। अगला देखो हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है, कोरिया को। ये जो कोरिया है इसी को कहा जाता है हर्मिट किंगडम। हनीमून लेक कौन सा है, तो हनीमून लेक है टिटिकाका लेक।
टिटिकाका लेक कहाँ पर पड़ता है? मतलब पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर, पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर पड़ता है एंड दिस माउंटेन भी वहीं पर है, इसको हनीमून लेक कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा था हनीमून लेक के नाम से किसको जाना जाता है? लेक टिटिकाका को। तो पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ की बात चल रही है? ये बात चल रही है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अच्छा कुछ लोग ऐसे साउथ अमेरिका को साउथ अमेरिका समझ रहे हैं और अमेरिका के दक्षिण में देखने को मिलेगा, तो अमेरिका के दक्षिण में नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। अब कहाँ देखने को मिलेगा? साउथ अमेरिका में। इंडियन आइलैंड कॉन्टिनेंट की बात करें, आइलैंड कॉन्टिनेंट ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो आइलैंड कॉन्टिनेंट है? आइलैंड कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम कौन सा जाता है? कॉन्टिनेंट भी है और आइलैंड भी है। जो कॉन्टिनेंट भी है और आइलैंड भी है वो हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। जो कॉन्टिनेंट भी है और आइलैंड भी है, मैंने कहा था ना अपने आप में एक द्वीप भी है, अपने आप में एक कंट्री भी है और अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है। क्या कहा यहाँ पर कहा ये द्वीप भी बन के चारों तरफ से लगा हुआ है, ये देश भी है और ये कॉन्टिनेंट भी है। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी कौन सी? कैनबेरा, जिसकी राजधानी देखने को मिलेगी। आइलैंड ऑफ क्लोस, लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है? आइलैंड ऑफ क्लोस की जब आपसे बात करेगा लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लोंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। किसको? जंजीबार को। एंड आइलैंड ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स का द्वीप बहरीन को कहा जाता है, बहरीन को। की टू द मेडिटेरेनियन, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है उसको कहा जाता है जिब्राल्टर जनसंधि को, स्ट्रेट को कहते हैं जनसंधि, जो दो वर्ड को जोड़ती है, ठीक है ना? देख लो हर किंगडम बोलिया को, हनीमून लेक टिटिकाका को, आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया को, आइलैंड ऑफ क्लोस जंजीबार को, आइलैंड ऑफ पर्ल्स मोती को बहरीन को और की टू द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी का बात या फिर मेडिटेरेनियन सी की चाबी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट को। किसको कहा जाता है भाई? जिब्राल्टर स्ट्रेट को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ जरा,